एक्सपोर्ट के मामले में 466 बिलियन डॉलर था, जो आज 777 बिलियन डॉलर है। मेडिकल कॉलेजेज उस समय 387 थी, आज 706 है। MBBS सीटें पिछले 65 वर्ष में जितनी थी उससे यानी 51,348 थी और आज 1,08,940 है। यानी इन 10 वर्षों में जो पिछले 65 वर्षों में जितनी नहीं थी उससे अधिक इन 10 वर्षों में कर दी गई। PG सीटें भी पहले 31,185 थी पूरे 65 वर्षों में, लेकिन वर्तमान में 70,645 PG सीटें बढ़ गई है। एम्स की बात करें तो पहले केवल 7 थी और अभी 23 हो गई। IIT पहले यूपीए के सरकार में 16 थी, आज 23 है। IIM पहले 13 थी, आज 21 है। विश्वविद्यालय पहले 676 थे, आज 1200 से अधिक, लगभग दोगुने हैं। ये परिवर्तन आया है, ये सब विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। एयरपोर्ट पहले 74 थे, आज 157 है। बहुआयामी गरीबी प्रतिशत ये भी घटा है। स्टार्टअप की संख्या पहले 350 थी, आज 1.25 लाख से अधिक है। क्या तुलना करेंगे आप? जनधन बैंक खाते पहले 15 करोड़ थे, आज 50 करोड़ से अधिक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता पहले 76 गीगावाट थी, आज 203 गीगावाट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2.51 लाख करोड़ था, आज 11.2 लाख करोड़ है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहले 46,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, आज 1.3 लाख करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जा रहा है। और मेट्रो रेल पहले 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में है। राजमार्ग निर्माण की गति पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, आज 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन है। विद्युतीकरण की स्थिति 85% थी, आज 100% है, 100% है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहले 12 घंटा मिलती थी, आज 22 घंटा मिल रही है। ये कोई कम बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत संभाला इस देश को, उन्होंने किसान की भी चिंता की। आप जानते हैं कि कृषि के मामले में कई जिले पिछड़े हुए हैं, जो उनमें से अभी हमने 100 जिले पहले छांटे, ऐसे छांट करके चुन करके जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं उनमें, और मृदा का परीक्षण करेंगे। जमीन से 7, 8, 10 इंच नीचे की मिट्टी लेकर के उसका परीक्षण करवा करके किस प्रकार की वहाँ पर फसल हो सकती है, किस प्रकार का उन्नत बीज दिया जा सकता है, उन जिलों को समृद्ध करेंगे, उत्पादन के क्षेत्र में उसको मजबूत करेंगे और उसके बाद में दूसरे 100 जिले लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है ना, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस प्रकार की योजना मोदी जी ने दी है, ये विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। केवल विरोध करना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन जो आया है इससे तो खुश होना चाहिए, ये तो उनको समझने की जरूरत है। यही नहीं, फसल बीमा दिया, और बीमा भी कब से? फसल बुआई से लेकर के फसल तैयार हो जाए, मंडी तक चली जाए, तब तक हर इश्यू पर कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तब भी वो फसल बीमित है उस किसान की। यही नहीं, ई-नाम योजना दी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान अपनी फसल को और कहीं पर भी अपनी मंडी में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में वो अपनी फसल बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी। ऋण सुविधा दी, क्योंकि फसल एक साथ मार्केट में आती है तो भाव घट जाते हैं, तो उस फसल को और गोदाम में रखने के बाद और वो कहीं भी बेच सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख किया, MSP बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। यही नहीं, और सब्जियां और फल उत्पादन के क्षेत्र में भी, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेल मंत्री जी का भी, कि हमारे गंगानगर में और किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ, और बंगाल में वहाँ पर हम भेजने के लिए हमने रेल मांगी, तत्काल रेल दे दी गई, ताकि वो बंगाल के
और लोगों को भी किन्नू मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था दी। यानी द्रुत गति से कैसे फसल को और खराब नहीं होने दें, तत्काल पहुंचाया जा सके मार्केट में, ताकि किसान को उसका भाव मिले। और यही नहीं, कपास, लंबे रेशे वाला कपास, ये उत्पादन के क्षेत्र में मैं सोचता हूं कि यदि इस प्रकार का कपास पैदा किया तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वस्त्र उद्योग के लिए तो वरदान साबित होगा। और यूरिया संयंत्र लगाया, यही नहीं, MSME में भी डबल किया, MSME को भी मजबूत करने की कोशिश की, क्रेडिट गारंटी दी, नया स्टार्टअप और 10 करोड़ से लगाकर 20 करोड़ तक देने का ये प्रावधान भी किया। आपने समय दिया, समय बहुत कम मिला है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। श्री रमेश्वर तेली जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी मातृभाषा असमिया में बोलना चाहता हूँ। 2025 और 26 जी बाजेट आमार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण डांगरिनीये जी दाखिल करिले, ताक मैं समर्थन करी केटामान कथा कब विचारिছোঁ। निर्मला सीतारमण डांगरिनी प्रथम एनेका वित्तमंत्री जे 8 बार बाजेट दाखिल करा प्रथम आमार महिला। मैं वित्तमंत्रीक मोर फालपा धन्यवाद जनाइছোঁ। मैं बहुत बक्ता आछे, मैं बेसी कब विचरा नाई, केइटामान कथाय कब विचारिছোঁ। এই বাজেটখন তৈয়াৰ কৰোঁতে সকলো ফালৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি বাজেটখন দাখিল কৰা হৈছে। আৰু নিশ্চয় এই বাজেটত এটা বিষয় মই খুব মোৰ অন্তৰত চুই গৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে মই বাজেটত 2 মিনিট হ'লেও মোৰ বক্তব্য মই ৰাখিম। मैं डिब्रुगढ़ लोकसभार मैं सांसद आছিলোঁ, और सांसद হৈ থাকোঁতে मोर जी नामरूप हार कारखाना, এই हार कारखानाটো विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान, विभिन्न जनर डिमांड आছিল नामरूप हार कारखाना হ'ব লাগে। और मयो 10 বছৰ सांसद হৈ থাকোঁতে मयो এই বিষয়টো बहुत बार आमार पार्लियामेंटत मैं उठाइছিলোঁ, किन्तु सम्भव নহ'ल। किन्तु এইবাৰ 2025-26 बाजेटत इतिमध्ये नामरूप हार कारखानार कथा उल्लेख करा হৈছে। नामरूपत हार कारखाना হ'ব, तार बारे निश्चय मैं यथेष्ट सुखी। और সেই কাৰণে 12.7 लाख मेट्रिक टनर जी बार्षिक क्षमतार এই उद्योगটো स्थापन হ'ব। मैं विशेषभावे मैं भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाक मोर फालपा धन्यवाद जनाइছোঁ। मैं धन्यवाद जनाइছোঁ आमार फार्टिलाइजार मंत्री आमार JP नड्डा डांगरियाक धन्यवाद जनाइছোঁ। मैं धन्यवाद जनाइছোঁ आमार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणजीक। मैं धन्यवाद जनाइছোঁ आमार अहोमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियाक। आज हिमंत विश्व शर्मा डांगरियार प्रचेष्टाते এই नामरूप हार कारखानाখন হৈছে। कारण আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই नामरूप हार कारखानार 40% शेयर অসম চৰকাৰ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে মই গম পাইছোঁ। তো মই এই 4জন ব্যক্তিক ব্যক্তিগতভাৱে এই সদনৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই বাজেটত বহুত কথা কোৱা হৈছে। বাজেট বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কিছুমান নেগেটিভ কথাও কোৱা হৈছে। কালি এজন বক্তাই কৈ আছিল যে ট্ৰেইনত খানাত খৰচ পোৱা যায়,
এনেকুৱা অৱস্থাত এই ৰেল বিভাগ চলি আছে। হয়তো কংগ্ৰেছৰ দিনত চলা ট্ৰেইনত তেওঁ চলিছিল, সেইকাৰণে এই কথাটো তেওঁ কৈছে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁ হয়তো ট্ৰেইনত উঠিছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া বন্দে ভাৰত নিচিনা ট্ৰেইন ইতিমধ্যে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয় মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই সাংসদজনক এবাৰ বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনতো উঠি এবাৰ চাব লাগে যে বন্দে ভাৰত ট্ৰেইননো কেনেকুৱা ট্ৰেইন। তেনেকৈ এখন চৰকাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ ৰেল বিভাগে কাম কৰিছে। অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম হৈছে। অসমৰ আমাৰ বিদ্যুতীকৰণ কৰা হৈছে, নতুন নতুন ট্ৰেইন দিয়া হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ৰেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক। নিশ্চয় এই বাজেটত কোৱা হৈছে যে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগত 3 লাখ টকালৈ দিয়া হৈছিল, এতিয়া 5 লাখ টকালৈ দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এই বাজেটত কোৱা হৈছে। নিশ্চয় ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ খেতিয়কসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আমাৰ অসমত আমি খেতিৰ ওপৰত যথেষ্ট আমি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু নিশ্চয় এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যোগেদি ফ্ৰীত আমি ৰাচন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এনেকৈ অনেক কথা কোৱা হৈছে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীক আৰু এই বাজেটক সমৰ্থন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। Thank you. Mrs. Kavita Patidar ji, not present. उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को इस उद्देश्य और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाले बजट को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इस देश की 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पंख देने वाली एक युगांतकारी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो प्रतिबद्धता है जो वादों से आगे निकालकर जमीनी हकीकत पर आज आधारित है। माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को समृद्धि का गुणक बताया है, जो बचत, निवेश और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आज इस बजट को देखते हुए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के महू की मैं बेटी हूँ। वो महू जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है और जिनमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 तीर्थों का निर्माण किया गया है, वो जन्म तीर्थ उनमें से एक है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि उस तीर्थ के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने वहां पर माथा टेका वो नरेंद्र मोदी जी थे। और उन्होंने सिर्फ माथा नहीं टेका, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की दी हुई सीख को आत्मसात करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लिया। बाबा साहब ने पूरे दुनिया को समरसता का संदेश दिया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास करके उन हर एक प्रत्येक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्हें हराने का काम किया, वो आज महू की उस धरा पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं और वो महू की जनता को और महू की उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम करते हैं, ये कहकर कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। महोदया, मैं ये बताना चाहती हूं कि सालों तक सत्ता पे रहने वाली कांग्रेस को ये नहीं पता है कि गरीबी दूर कैसे होती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि गरीबी कैसे दूर होती है। उन्हीं के ये सुशासनों का ये परिणाम है कि आज 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के बाहर आई है। आज हर एक व्यक्ति के सिर पर छत है, हर घर में नल है और नल में जल है, आज हर गांव तक सड़क बनी हुई है। और जब रेल की बात आती है तो मैं मध्य प्रदेश के लिए कहना चाहूंगी कि 2014 के पहले के बजट की तुलना में आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 23 गुना ज्यादा बढ़ाकर बजट मध्य प्रदेश को रेलवे में दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी को प्रेषित करना चाहती हूं। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल की 2000 नई सीट के साथ ही पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीट देकर युवाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब आर्थिक तंगी के कारण सांसें थम जाती थी, उन्हें जीवन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान
सम्मान जैसी योजना देकर किया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि 70 वर्ष के अधिक आयु को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से हटाकर आदरणीय मोदी जी ने ये बता दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदया, हम सब जानते हैं, मैं खुद किसान पुत्री हूँ, किसानों को विपक्षी ने हमेशा चुनावी जो घोषणा है उसका पात्र समझा है, जबकि माननीय मोदी जी ने भारतीय विकास के एजेंडे में हमेशा किसान को केंद्र में रखा है। आज किसान सम्मान निधि के साथ ही धन धान कृषि योजना के साथ ही दलहनों में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का कर दिया है। और कृषि के लाभ का धंधा कैसे बने ये दुनिया को बता दिया है। आज महिला होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देती हूं कि आर्थिक गतिविधियों में 70% योगदान महिलाओं को देकर और आज ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि माननीय मोदी जी के सुशासन में आज बेटियां फाइटर प्लेन भी चला रही है। और आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अभूतपूर्व निर्णयों के द्वारा इस देश के नेतृत्व में भी भागीदारिता सुनिश्चित उनकी होगी। मैं माननीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद इस बात के लिए भी देती हूं कि जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे देश को के सामने बजट को प्रस्तुत किया तो मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरों पर खुशियां लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज 12 लाख तक की आय को कर से छूट प्रदान करते हुए सर्व सुख जो हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग के जीवन में खुशियां जो लाए वो ऐसी गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति चाहता है, तो माननीय मोदी जी ने उस बात को परिलक्षित किया है। आज विकास भी है तो विरासत भी है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए आज हमारे माननीय मोदी जी के कदमों से हमने ये दिखाया है कि अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तीसरी जो पारी है उसकी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ बाकी है। आगे सारा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखेगा। इस संकल्प के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। श्री रामदास अथावले जी। नहीं आप बैठिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए। उनको मेरा है ना। आप बोलिए रामदास जी। आदरणीय मैडम, 2025-26 का ये बजट 2025-26 का ये है नहीं है खाली बजट, ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये खाली नए बजट ये तो है नरेंद्र मोदी जी के विकास का आईना। ये बजट सुनकर परेशान हो जाएगा चाइना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना। माननीय खड़गे जी, मत छेड़ो नरेंद्र मोदी जी के नैना, नहीं तो 2029 में भी हो जाएगी आपकी दैना। इस बजट से खुश है मैन कॉमन, इस बजट से खुश है मैन कॉमन, क्योंकि अच्छा बजट देने वाली अर्थ मंत्री है निर्मला सीतारमण। बजट से अब देश में रहेगा अमन, इस बजट से देश में रहेगा अमन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण। अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, अब तो टूट रहा है विपक्षी दल, मोदी जी के हाथ में ही होगा कल। पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, पहुंच रहा है घर घर में नल से जल, मोदी जी ही निकाल सकते हैं समस्या का हल। तो आदरणीय मैडम, ये जो बजट है, ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। ये बजट नीचे का आदमी, मिडल आदमी और ऊपर का भी आदमी,
ये बजट जो है, बजट बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो और कोई भी पार्टी का आदमी हो, सबके लिए बजट है। मध्य प्रदेश के लिए भी है, कर्नाटक के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, असम के लिए भी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी है। ये बजट इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश इस बजट में हो गई है और इसीलिए इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली। इस बजट से जाग गई है गांव-गांव की गली। बिना मतलब मत उड़ाओ हमारे बजट की खिल्ली। बजट से मोदी जी की पूरे देश भर में हो रहे बल्ली बल्ली। इस बजट से मोदी जी की हो रही है सारे देश में बल्ली बल्ली। विरोधी दलों की टूट रही है कल्ली कल्ली। जो नेता होता है विकासवादी, जो नेता होता है विकासवादी, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। पूरे देश की बोल रही है दादी, पूरे देश भर की बोल रही है दादी, बहुत ही अच्छे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो बजट है, इस बजट में मैडम सभी मंत्रालयों को बहुत ही अच्छा बजट दे दिया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,000 से भी ज़्यादा करोड़ का बजट है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 2,87,00,000 का बजट है। रेलवे के लिए 2,55,000 का बजट है। गृह मामले के लिए 2,33,000 का बजट है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक के लिए 2,15,000 का बजट है। वितरण के लिए 1,90,000 का बजट है। और मेरा मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सभी लोगों को न्याय दे देता है। जो हमारे पास आते हैं उनको न्याय देते हैं, जो नहीं आता है उनको नहीं देते हैं। जिनको न्याय चाहिए वो हमारे पास आते हैं। और मेरे मंत्रालय का बजट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का 1,68,478 इतना बड़ा बजट मेरे मंत्रालय का है। ट्राइबल का बजट है 1,29,250 का बजट है। दलित हो, आदिवासी हो, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान सबकी तरफ होता है। नरेंद्र मोदी जी सबको देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों का ऐलान किया है कि आइए हमारे साथ आइए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान का भारत अगर बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम अनाउंस किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तब माननीय प्रधानमंत्री थे और नदी जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था। डैम बनाने का प्रोग्राम भी बाबा साहब ने बनाया था। और डैम से बिजली निर्माण होती है, डैम से पानी पीने के लिए मिलता है, खेती के लिए पानी मिलता है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों का आगे बढ़ने की आवश्यकता है। या शिक्षा के लिए 1,08,000 का बजट है। संचार के लिए 99,000 का बजट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 99,000 का बजट है। जल शक्ति के लिए 96,000 का बजट है। और इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि देश भर में 10 सालों में जनधन योजना के 51 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खुले हैं। मुद्रा योजना के कम से कम 56 करोड़ लोगों को मतलब लोन में मिला है। उसके साथ साथ जो हमारे उज्ज्वला योजना है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को आवास में मिला है, गरीबों को पक्का मकान मिला है। और 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय पहुंचा है। ये सब काम हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने काम किया है। आदरणीय तो सोनिया जी इधर आई है और मैं भी आपके साथ रहा हूँ। मैं कई साल मैं आपके साथ रहा हूँ। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मैं अभी इधर ही रहने वाला हूँ, उधर आने का विषय नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है, निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट दिया है, ये बजट बहुत ही स्ट्रांग बजट है, बहुत एक्टिव बजट है। धन्यवाद। निर्मला जी हमारी एक महिला है, महिला अर्थमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी सबको न्याय देते हैं।